हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स के दो लॉ थे हमारे पास, एक था फर्स्ट करंट रूल और दूसरा था वोल्टेज रूल। तो करंट रूल के और भी दो नाम है, पहले हम देख लेते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट आती है वो आती है हमारे पास कि टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट पर जो टोटल करंट मीट करेगा, जितना भी मीट करेगा वो उसका जो सम होगा, उसका एडिशन जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये करंट था I1, I2, I3, I4, I5, I6, ये इस तरह से करंट थे हमारे पास। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो सम का एडिशन है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मीन्स हमारे पास अब इस एग्जांपल को हम लेके आते हैं, तो इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ करंट तो जंक्शन पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, और कुछ पॉइंट इस पॉइंट से लीव करके जा रहे हैं, कुछ करंट इस पॉइंट से लीव करके जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास कि जितना भी करंट इस पर आ रहा है उसका सम, और जितना करंट यहाँ से निकल के जा रहा है उन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि I1 + I2 + I3 + I4 इज़ इक्वल टू I5 + I6। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिकेट करा रहा है कि आने वाला करंट, जंक्शन पर आने वाला करंट और जंक्शन को छोड़ के जाने वाला करंट जो है वो दोनों सेम होंगे। और अब इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, तो इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमारे पास आता है I1 + I2 + I3 + I4 - I5 और -I6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आता है हमारे पास। ठीक है, इसके हमारे पास तीन नाम से हम इसे जानते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट रूल। जंक्शन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो करंट है वो एक ही पॉइंट पर आकर मीट करता है, तो इसलिए जंक्शन रूल बोल देते हैं। करंट लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें करंट के बारे में डिस्कशन होता है, और फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ना, या फिर हम कह सकते हैं जो जंक्शन रूल है हमारा, वो जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब इसमें हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस है, साइन कन्वेंशंस की हम कैसे इस रूल को अप्लाई करते हैं, तो वो हमें याद रखना है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन मीन्स अगर करंट हमारे पास हमेशा इस जंक्शन की तरफ आएगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो करंट, जिस करंट की डायरेक्शन इस जंक्शन को लीव करके जा रही होगी, या फिर हम कह सकते हैं करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो जो करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव और जो करंट लीव करेगा वो नेगेटिव। ये था हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ लूप लॉ, ये तीन नाम हैं इसके। अब हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट आती है वो स्टेटमेंट आती है कि ये कहता है हमसे कि टोटल चेंज इन वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास कोई भी क्लोज सर्किट होगा, उस सर्किट के अंदर अगर हमें टोटल चेंज इन वोल्टेज निकालना है तो उस टोटल जो चेंज होगा वोल्टेज का वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो अब इसका जो नाम है वोल्टेज लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज के बारे में डिस्कशन होता है। लूप लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सर्किट लिया जाता है वो हमेशा क्लोज होता है, तो लूप इसलिए बोल देते हैं उसे। ठीक है, दूसरी जो स्टेटमेंट बनती है हमारे पास, वो दूसरी स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs इन एनी क्लोज सर्किट और इन ए लूप इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। कि जितना भी इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा सर्किट के अंदर, उन सब का जो सम होगा वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट के अंदर हमारे पास कितना करंट है, कौन कौन सी ब्रांच में कैसे कैसे करंट जा रहा है, क्या रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं, तो उस केस में जो टोटल वोल्टेज आएगा हमारे पास वो, और जो EMF है सर्किट का, वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम इनको किरचॉफ्स लॉज को हम अप्लाई कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में, सॉल्यूशन के लिए हम कैसे करते हैं आगे, अब देख लेते हैं इसे। चलो अब हम देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमारे पास एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं
तो जो वोल्टेज होगा उसे पॉजिटिव लेना है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो वोल्टेज नेगेटिव लेना है। और ये भी देखना है कि हम बैटरी के किस टर्मिनल पर जा रहे हैं। अगर नेगेटिव टर्मिनल पर हम जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, चलिए अब इस नेटवर्क को देखते हैं। हमारे पास नेटवर्क गिवन है ये PQRS। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंसेज हमने लगा रखे हैं। PQ है, PQ के पास एक बैटरी है 4 वोल्ट की, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, मीन्स हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 है। और इसके टर्मिनल्स के बीच में हमारे पास एक QR है। QR के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो रेजिस्टेंस हमारा 60 ओम का है। ठीक है, और जो हमारा बैटरी है, बैटरी हमने इस तरीके से लगा रखी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे कि PQ हैज़ ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P, कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉइंट P के साथ कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। और कह रहा है कि QR हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, और जो हमारा QR है ये वाली साइड है, इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम का है। ठीक है, अब आगे है कि PS हैज़ ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। अब कह रहा है कि PS के पास भी कोई बैटरी है 5 वोल्ट की। PS हमारे पास यहाँ पर है 5 वोल्ट की है, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P, और इसमें भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो P पॉइंट के पास है। ठीक है, एंड RS हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, और R और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है हमारा, वो 200 ओम है। अब क्वेश्चन है, इफ़ ए मिली एमीटर का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक एमीटर है जो करंट को बता रहा है, करंट की मेजरमेंट देता है, हमें करंट के बारे में बताता है, करंट कितना है सर्किट के अंदर। ए मिली एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मिली एमीटर एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड R। P और R, P हमारा ये है, R हमारा ये है, इनके बीच में जो रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है वो 20 ओम है हमारे पास। इसका क्वेश्चन हमारा यह है कि कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ मिली एमीटर। रीडिंग्स ऑफ मिली एमीटर का मतलब है कि P और R इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो करंट है, हमें उस करंट की वैल्यू बतानी है, करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जिस हमें करंट की डायरेक्शन को लेके चलना है, कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, हमारा लूप चल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर उसके अपोजिट है तो हमें नेगेटिव लेना है। अब हमारे पास चॉइस है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें ये करंट निकालना I1। तो I1 हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है और लूप्स बनाने हैं। तो पहले हम यूज़ करते हैं लूप PQRP। ठीक है, PQRP। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं P से Q, देखो P से अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, मैंने आपको बताया था जो टर्मिनल आएगा उसी का साइन रखना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है हमारा, तो जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट प्लस का होगा, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब हमें कहाँ जाना है। P से Q देखा, P से Q के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। अब हमें क्या करना है, Q से R जाना है। Q से R के बीच में हम देखते हैं 60 ओम है, बट करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, -60 आएगा, -60 ये रहा, और करंट और वोल्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। तो करंट I है, रेजिस्टेंस 60 ओम है विद नेगेटिव, ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमें कहाँ जाना है, R से P के पास। तो R हमारा ये है और P हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम R से P की तरफ आ रहे हैं। तो R से P की तरफ आने के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 20 है, और जो करंट है वो I1 है। तो अब हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है। देखो हमें आना है R से P, लेकिन जो करंट है वो जा रहा है P से R, तो अपोजिट हो गया करंट। अपोजिट होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर, ये -20 I1 होगा, -20 I1 हमने यूज़ करना है। और जो वोल्टेज लॉ कहता है कि टोटल चेंज इन वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0, तो हमने 0 के इक्वल प्लेसअप करना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारे पास 60I + 20I1 = 4। कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक I1 है और एक I है। जब 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा लूप यूज़ करते हैं। कौन सा लूप, PSRP यूज़ करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप में अप्लाई करते हैं, PSRP। देखो पहले हमें जाना है P से S की तरफ। अगर हम P से S की तरफ जाते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल आने की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्लस का 5 वोल्ट है, प्लस का 5 वोल्ट हमने यूज़ कर लेना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, RS। अब देखो R और S के बीच में क्या है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो करंट है वो I - I1 है। तो R और S के बीच का जो वोल्टेज आता है वो आता है हमारे पास 200 ×
I माइनस I1। अब देखना है कि करंट की डायरेक्शन सेम है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, बिल्कुल सेम है, हमें भी S से R जाना है और करंट भी S से R ही जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास ये प्लस का साइन लेना, प्लस का साइन आ गया। अब देखते हैं हमें कहाँ आना है, हमें आना है यहाँ पर R से P की तरफ। R से P की तरफ अगर हम आते हैं, R हमारा यहाँ पर है, P यहाँ पर है, देखो हम रिवर्स आ रहे हैं, हम रिवर्स होके आ रहे हैं। जब रिवर्स आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से माइनस आ गया, और 20 यहाँ पर रेजिस्टेंस है और करंट इसमें I1 है, तो 20I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को अरेंज करना है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पर -40I प्लस 44I1 इज इक्वल टू 1। इसे हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्वेश्चन कहता है, कह सकता है हमसे कि हर किसी ब्रांच में करंट का भी वैल्यू पूछ सकता है, बट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने ओनली पूछा है हमसे P और R के बीच में करंट कितना होगा। क्वेश्चन का इतना है बस, ठीक है। तो मीन्स हमें एक तरह से I1 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो I1 के लिए वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से पहले हमें क्या करना है, एलिमिनेशन वाला मेथड हम यूज़ कर लेते हैं जनरली। यहाँ पर देखो 60 है, यहाँ पर 40 है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से करना है और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 160 है, 60 की जगह यहाँ पर 120, 20 है, 20 की जगह 40, 4 है, 4 की जगह 8, ठीक है, 8 आ गया। चलो अब देखते हैं, अब 3 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, जैसे ही हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 120I, और 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132I1 इज इक्वल टू 3। अरेंज करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास I1 जो आता है यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 40 प्लस 132 172I1 इज इक्वल टू 11। तो सॉल्यूशन किया, हमारे पास 11/172 एम्पियर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.064 एम्पियर, ठीक है। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हम और एग्जांपल कर लेते हैं इसके, जैसे 1-2, जिससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए कि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए डेरिवेशन में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, आगे की डेरिवेशन है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, करंट लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, देखते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास। अब देखिए हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, कोई नेटवर्क है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाई किरचॉफ्स रूल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ I2 I3 इन द फॉलोइंग नेटवर्क। I1 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है और I3 यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नेटवर्क के अंदर टोटल रिजल्ट निकालना है, यानी कि I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो वेरिएबल बने 3, एक वेरिएबल I1, एक वेरिएबल I2, दूसरा वेरिएबल I3। इसका मतलब हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर टोटल करंट हमारे पास आ रहा है I3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, ये करंट I3 है। ये करंट I3 आ रहा है पॉइंट A के पास। पॉइंट A के पास आने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक I2 जो AD के पास चला जाता है और दूसरा हमारे पास I1 जो AB के पास होगा। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर देखो FE, AD और BC ये तीनों क्या है, पैरेलल में हैं। और जब ये तीनों पैरेलल में हैं तो इनके पास जो वोल्टेज होगा तीनों ब्रांचेस में सेम होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं निकालना है, यहाँ पर हमारा जो काम है ओनली वो है I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने का। अगर वोल्टेज निकाली जाती तब हम बात करते वोल्टेज के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं, चलो अब देखो हमारे पास क्या था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि I3 जो करंट है पॉइंट A पर आ रहा है। जैसे ही पॉइंट A पर आता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक I2 और एक I1। तो हमारे पास इक्वेशन आती है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो लूप की हमारे पास लूप बना लेते हैं। चलो पहले हम लूप लेते हैं A B C D और A, ठीक है, A B C D A, ये लूप हमने यूज़ करनी है। और जो तरीका मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सेम यूज़ करना। देखो हम A से B के बीच में गए, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल है।
और जैसे हम बी से सी की तरफ चलते हैं, एक बैटरी है और एक रजिस्टर है, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल है यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस का रहेगा, और 2 है तो 2 एज इट इज़ आ गया ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट I1 चल रहा है, सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया +4I1, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, डी से, अब देखते हैं सी से डी के पास कुछ नहीं है और अब हमें जाना है डी से ए, तो डी से ए हम आते हैं। अब देखो करंट के अपोजिट आ रहे हैं हम, करंट हमारे पास A टू डी जा रहा है लेकिन हम आ रहे हैं D टू A, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। चलो ये आ गया बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम माइनस 3, करंट हमारे पास I2 है इसमें, तो I2 आ गया, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है, क्लियर है ना, माइनस इसीलिए आ रहा है, हम जा रहे हैं D से A के पास, D से A के पास, और जो करंट है वो जा रहा है A से D के पास, ठीक है। तो अपोजिशन हो रहा है जिस वजह से हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक बैटरी भी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल है तो माइनस, और जो वोल्टेज है उसका 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट हमने यूज़ कर लिया। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि टोटल 0 होना चाहिए, टोटल को 0 प्लेसअप कर दिया। इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना है, अरेंज जब हम करते हैं इक्वेशन को तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1, इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट के पास, नेक्स्ट पॉइंट के पास हम चलते हैं। अब देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर, अब हमारे पास जो दूसरा लूप बनता है, दूसरा लूप हम बना लेते हैं A D E F A, लूप याद रखना A D E F A, ये हमने लूप बनाना है। और जब हम इस लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखो पहले हमें कहाँ जाना है, A से D जाना है। जब हम A से D के पास जाते हैं तो यहाँ पर देखो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो वोल्टेज एज इट इज आ जाता है 1 प्लस का रहेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, रेजिस्टेंस है 3 ओम का और करंट है I2, सेम डायरेक्शन चल रहा है तो +3I2 आ गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं D से E पर कुछ नहीं है, लेकिन E से F हम जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, दोबारा से क्या आया 2I3, ठीक है। करंट I3 है और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है 2 ओम है हमारे पास, और आगे क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो माइनस, वैल्यू है 4 तो 4 = 0। इक्वेशन को अरेंज किया, इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमारे पास आता है 3I2 + 2I3 -3 = 0। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 में ना, इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने I3 की वैल्यू निकाल रखी है उसी वैल्यू को प्लेसअप करते हैं। वैल्यू को प्लेसअप हम करते हैं तो देखो 3I2 एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 2 एज इट इज़ है, प्लस का 2 एज इट इज़ आ गया, I3 है, I3 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है I1 + I2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लेसअप किया I1 + I2 = 3, सॉल्यूशन किया, इक्वेशन आ गई है, इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 4, इसमें वेरिएबल जो हैं यहाँ पर I1 I2 हैं और यहाँ पर भी I1 I2 हैं, वेरिएबल सेम है दोनों इक्वेशंस में, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन यूज़ करें या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें। तो हम एलिमिनेशन कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 4 ये है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4I1, ये रहा, ठीक है। 5I2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 10I2 हो गया, 3 है प्लस का, ठीक है, तो 6 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट भी करना था तो माइनस करना है, तो -4I1 -10I2 और -6, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 4I1 ये आ गया, -3I2 ये आ गया, -1 ये आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो I2 है, I2 की वैल्यू क्या आती है 7/13 एम्पियर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ें, चलिए अब क्या करना है, I2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो I2 की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेसअप करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रहा, I2 को हमने यहाँ पर प्लेसअप करना है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास देखो यहाँ पर 4I1 -3I2 था, I2 की वैल्यू 7/13, ठीक है, -1, सॉल्यूशन किया तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू है वो आती है 2/13 एम्पियर, ठीक है। अब हमारे पास I1 भी आ चुका है और I2 भी आ चुका है, इन दोनों वैल्यूज़ का क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में प्लेसअप करते हैं। 1 इक्वेशन कहता है हमसे I3 = 2/13, यानी कि I1 + I2 है, तो 2/13 + 7/13, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 9/13 एम्पियर, तो I3 जो आया वो आ गया हमारा 9/13 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। बताइए कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है।
चलिए इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन करने का, कि हम अगले एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। ये हमें व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन नहीं है, कभी ये सोच रहे हो आप व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम वैसे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस नेटवर्क के अंदर, ये जो नेटवर्क है हमारा, ये नेटवर्क जो चल रहा है, इस नेटवर्क में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है हर किसी ब्रांच में। जैसे यहाँ पर इस ब्रांच में ए बी के बीच में I1 है, तो यहाँ I1 के लिए निकालना है। बी सी के बीच में क्या है, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 निकालना है। और यहाँ पर जो टोटल करंट है वो हमारा I है, तो I निकालना है। इस तरह से हमें हर किसी ब्रांच के अंदर टोटल करंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना। करें सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन के पास चलते हैं। सॉल्यूशन के पास चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से हम लूप बना लेते हैं। आपकी चॉइस है लूप बनाने में, ऐसा नहीं है कि जैसा सर बोल रहे हैं हमें ऐसा ही करना है। जैसा आपका मन करे ऐसा कोई भी आप लूप चूज़ कर सकते हैं। बस साइन कन्वेंशंस यानी जो डायरेक्शंस होती हैं उनका याद रखना है, बस बाकी सब काम अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। जस्ट कैलकुलेशन जैसे आप 10th क्लास में करते आए हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं लूप A B D A। ठीक है, चलते हैं A से B की तरफ चलते हैं। तो देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस 1 ओम का है, करंट I1 है, तो वोल्टेज लॉ कहता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 है, तो प्लस का 1, ठीक, सॉरी प्लस का I1। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हमारे पास क्या है, BD। अब कहाँ जाना है, B से D। B से D जाते हैं तो करंट I2 है, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम है, तो हमारे पास क्या आया, 4I2। ठीक है, आगे हमें जाना है D से A। D यहाँ पर है, A यहाँ पर है। देखो करंट तो आ रहा है A से D, और हमें जाना है D से A। अपोजिट हो गया तो माइनस लेना पड़ेगा, -2I माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, अरेंज करते हैं इक्वेशन को। अरेंज करोगे तो आपके पास इक्वेशन फाइनली जो मिलेगी अरेंज करने के बाद, वो आपके पास आएगी 3I1 माइनस 2I2 प्लस -2I प्लस 4I2 इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, जो ये बैटरी लगा रखी है ना, बैटरी का रेजिस्टेंस है 2 ओम। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। सर्किट का तो जो है, लेकिन बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका भी हमें याद रखना है। अगली लूप के पास चलते हैं। अगली लूप हमारे पास क्या है, हम लूप बना लेते हैं इसमें B C D और B। अब देखो पहले हमें कहाँ जाना है, B से C जाना है। B से C हमारे पास सेम डायरेक्शन करंट चल रहा है, रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और करंट जो है वो I1 माइनस I2 है, तो हमने यूज़ किया 2 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, C से D जाते हैं। C से D अगर हम जाते हैं, C और D अपोजिट आ रहे हैं हम करंट की डायरेक्शन के, जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट हम चल रहे हैं। ठीक है, जब हम अपोजिट चलते हैं तो क्या होगा, दोबारा से हमारा वही काम आएगा, नेगेटिव आएगा तो हमारा माइनस का साइन आ गया। रेजिस्टेंस 3 ओम का है, 3 वैल्यू आ गई, और जो करंट है I माइनस I1 प्लस I2, तो यहाँ पर भी वही I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, अब आगे क्या है, D से B। अब D यहाँ पर है और B यहाँ पर है। देखो फिर से अपोजिट जाना पड़ रहा है, अपोजिट जा रहे तो इसलिए माइनस आ गया, रेजिस्टेंस है 4 तो 4 आ गया, करंट I2 है तो इंटू I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया, रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने पर हमारे पास जो एक रिजल्ट आता है वो आता है इसका 5I1 माइनस 3I माइनस 9I2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को हम देखते हैं। 1 में भी वेरिएबल I1 I और I2 हैं, 2 में भी वेरिएबल I1 I और I2 हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 2 ही बनी है। तो हमारे पास जब वेरिएबल 3 होते हैं तो इक्वेशन भी 3 होना ज़रूरी है। चलिए तीसरी लूप हम कंसीडर कर लेते हैं, A D C। पहले हम जाएंगे A से D, फिर D से C, और फिर आएंगे C से E की तरफ, यहाँ पर बैटरी के पास, और फिर बैटरी से वापस पॉइंट A के पास। ठीक है, करें। चलिए देखते हैं। तो हमने लूप लिया है A D C E और A। तो हम जाते हैं पहले A से D के पास। A से D के पास जाते हैं, रेजिस्टेंस 2 ओम है तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, करंट I माइनस I1 है तो करंट I माइनस I1 आ गया। अब चलते हैं D से C के पास, रेजिस्टेंस 3 ओम है, सेम डायरेक्शन चल रहा है तो 3 आ गया। करंट I माइनस I1 प्लस I2 है तो I माइनस I1 प्लस I2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं C से आगे की तरफ, C से E के पास। E के पास हम जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 आ गया। ठीक है, ये रहा 2, और करंट I है इस वाली ब्रांच में, तो यहाँ पर करंट I हमने यूज़ कर लिया। बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लगा दिया, वोल्टेज 2 है तो 2 ले लिया और इक्वल टू 0 रख दिया इसे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने जब अरेंज किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास रिजल्ट आता है -5I1 प्लस 7I प्लस 3I2 विच इज़ इक्वल टू 2। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखना स्टूडेंट इस बात का, थोड़ा सा
माइंड की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आप कहीं छोटी सी मिस्टेक भी करते हो तो आपका पूरा पूरा जो आंसर होगा वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। 2 हमारे पास ये है, ये वाली इक्वेशन है, और 3 हमारे पास ये है, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, देखो यहाँ पर -5i1 है, यहाँ पर +5i1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, i1 का रोल खत्म हो गया। यहाँ पर देखो -3i, यहाँ पर +7i, तो 7 और 3 माइनस का है 3, तो यहाँ पर बचा 4i, ठीक है। -9i2 यहाँ पर है, और 3i2 यहाँ पर है प्लस का, ठीक है। तो -9 + 3 यानी कि -6i2 बचता, -6i2 ये रहा, और जो इक्वेशन है यहाँ पर 0 है, ये 2 है, तो ये एज इट इज़ 2 रहता है। इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो अब हमें दो चीज़ें आ चुकी हैं हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को ना इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। मीन्स पहले 2 वेरिएबल्स में बनाना है, 3 वेरिएबल से, फिर उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 हमारे पास ये है यहाँ पर, इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 इक्वेशन ये थी ना हमारी, इसे 5 से करना है, और इक्वेशन 2 हमारी जो ये है, इसे हमें 3 से करना है। इक्वेशन 1 को हम 5 से करते हैं तो ये बनता है हमारा 15i1 10i 20i2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से करना था, तो 5i1 5 इंटू 3 करेंगे 15i1 आएगा, 9i और 27i2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल 0 रहेगा, और उसके बाद क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 15 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा, -10 + 9 यानी कि -1 मीन्स -i, ठीक है। 20 + 27 47i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट आता है i = 47i2। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 5 को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में प्लेसअप कर देते हैं। क्यों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, i है, तो i की जगह हमें रखना है 47i2। प्लेसअप करोगे तो आप रिजल्ट आपके पास आता है 4 × 47i2 - 6i2 विच इज़ इक्वल टू 2। मल्टीप्लिकेशन करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा i2 = 2/182 मीन्स 1/91 एम्पियर। ये क्या आता है, i2 कहाँ है हमारा, i2 है हमारे पास ये, यानी कि B और D के बीच में जो करंट चल रहा है वो हमारा है i2, ठीक है। अभी हमारा काम रहता है बाकी के करंट्स निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप के पास देखते हैं हमारा क्या स्टेप होता है। अब देखिए जो हमने i2 की वैल्यू निकाली है ना, इस i2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में प्लेसअप करना है। 5 कहाँ है हमारी, इक्वेशन नंबर 5 है ये, तो i2 की इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेसअप करना है, और जब प्लेसअप करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है 47i2 = 47 × 1/91 मीन्स 47/91 एम्पियर, ठीक है। अब i भी आ चुका है और i2 भी आ चुका है। अब क्या करना है, प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ i एंड i2 इन इक्वेशन नंबर 1। i और i2 की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 यानी यहाँ पर प्लेसअप करना है, और यहाँ पर जब आप प्लेसअप करोगे तो प्लेसअप करने के बाद आपके पास देखो 3i1 -2 × i था, i की जगह हमारा 47/91 है, ठीक है, +4 × i2 है, और i2 की जगह हमारा 1/91। सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट i1 आता है, i1 की वैल्यू आती है 30/91 एम्पियर। ये क्या आया है, ये i1 आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो ईच ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है। ईच ब्रांच का क्या, यानी कि AB, AD, BD, BC, DC और EC, ठीक है। देखते हैं, चलिए हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। जैसे जैसे ब्रांचेज में करंट डिवाइड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने रखना है। देखो करंट करंट AB के पास i1 था, i1 की वैल्यू हमारी क्या है 30/91 हम कैलकुलेट किया है हमने, ठीक है। अब क्या है हमारे पास AD के पास जो करंट था वो i - i1 था। i - i1 क्या है हमारा 47/91 i हमारा आया है, ठीक है, और जो i1 है वो आया 30/91। सॉल्यूशन किया हमने 17/91 एम्पियर, ठीक है। अब हम चलते हैं BC के पास। BC के पास कितना करंट है हमारा, i1 - i2 i1 की वैल्यू प्लेसअप की, i2 की वैल्यू प्लेसअप करनी है, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा 29/91। अब ब्रांच DC में भी हमें करंट निकालना है, तो DC में हमारे पास जो करंट है वो है i - i1 + i2। सॉल्यूशन करोगे 18/91, ठीक है। अब बाकी दो पॉइंट्स रह गए बस, कौन कौन से, एक तो रह गया हमारा ये BD, ठीक है, इसे हम निकाल चुके हैं, ये i2 है, और दूसरा हमारा रहता है CE। तो BD के अंदर जो करंट है वो हमारा था i2 की वैल्यू हमारी ये आई थी, ठीक है।
और दूसरा हमारा क्या था, ए बी सॉरी सी ई के अंदर करंट जो था वो था आई, और आई की वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई डाउट रहता है आपका आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप चाहो तो पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।